I think hope everyone received the notes. Good evening, Smriti. Good evening. सर Yes. सर जो क्लास के जो पीडीएफ जो नोट्स थे वो तो नहीं अभी रिसीव हुए। Okay. Received new way. I shared the notes with the ma'am. I think in last Thursday. So जो भी मैं क्लास लेता हूँ मैं उसी दिन इवनिंग में ही ना आफ्टर द क्लास इमीडिएटली आई ट्राई टू शेयर द नोट्स. सो कोई बात नहीं, आप एक बार मैम से डिस्कस कर लेना. करेक्ट. ओके सर। ओके फाइन. सो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. होप यू ऑल आर रेडी. एंड व्हाट वी डिस्कस इन लास्ट क्लासेस, हम लोगों ने पॉलिटी की 2 क्लासेस अभी तक कंप्लीट की है. एंड इन दीज 2 क्लासेस हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास थी, वी डिस्कस इन फर्स्ट क्लास द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड क्या था एंड क्यों हिंदुस्तान फ्री हुआ, और उसके बाद फ्री होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल था. एंड इन सेकेंड क्लास वी डिस्कस द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम्ड आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमने उसका इंडेक्स देखा, हमने प्रीएम्बल डिस्कस की, पार्ट्स डिस्कस किए, शेड्यूल्स हमने देखा, एंड वी डिस्कस दी अमेंडमेंट्स. राइट. आज का टारगेट क्या है हमारी क्लास का, तो पहले हम लोग टारगेट देख लेते हैं. इनफैक्ट आज की क्लास में टारगेट है कि हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन. तो बहुत ही क्रिस्प वे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. एज यूजुअल जैसे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की डिमांड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. तो फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस आपसे ओरल फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ एमसीक्यू स्टाइल में नहीं. आप बस खाली इतना चेक करना कि जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ट्राई टू गिव द आंसर इन योर चैट सेक्शन. और अगर आप नहीं भी दे पाए तो इंट्रोस्पेक्शन करना कि आपको वो आंसर एकदम सुन के क्लिक हुआ या नहीं हुआ. राइट. तो इन दिस वे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आप रिवीजन आपका कैसा चल रहा है, एंड वट एवर वी डिस्कस यू नो और नॉट. करेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हेन कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया. तो शॉर्ट में, इन शॉर्ट आप लोग इसको टाइप कर दो. जैसे देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं किस किसके आंसर है. मार्च 1946 शुभम गर्ग ने आंसर दिया है मार्च, एंड स्मृति सिंह ने भी आंसर दिया है 1946. करेक्ट. एंड अंशिका शर्मा 1946, रहमान 46, दीपिका मिश्रा 1946. यस, वेरी गुड स्टूडेंट. मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया. करेक्ट. वेरी गुड शालिनी. करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कैबिनेट मिशन. मींस टू रिजॉल्व द पार्टीशन or dispute of partition of India, or to guide, to suggest how to frame India's constitution. What was the purpose of the constituent cabinet mission? To resolve the dispute. Okay, अंशिका ने आंसर दिया to resolve the dispute. वैसे 10 years के क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उससे रिलेटेड 10 year क्वेश्चंस. तो अनिष्का ने आंसर दिया है to resolve the dispute. That was the purpose of cabinet mission. Okay. Guide to suggest how the constitution should be framed. अपर्णा एंड स्मृति ने आंसर दिया हाउ टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया. करेक्ट है. करेक्ट. सो वेल, जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, वेरी गुड. शुभम गर्ग करेक्ट है, दीपिका का आंसर भी ठीक है. बट अंशिका को मैं बताना चाहूंगा कि इसका आंसर है हाउ टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो पार्टीशन वाला मुद्दा है ये तो बहुत बाद में मतलब ये सॉल्व हुआ और ये क्रिएट हुआ. करेक्ट. अब आप जल्दी से मेरे को ये बता दो डायरेक्ट एक्शन डे की डेट और ईयर क्या था, एंड हु स्टार्टेड डायरेक्ट एक्शन डे. डायरेक्ट एक्शन डे, डेट एंड ईयर. ओके, अपर्णा मिश्रा का आंसर है 16th of August 1946. एंड अपर्णा मिश्रा ने बोला है मुस्लिम लीग. स्मृति सिंह ने भी 16 अगस्त 1946. दीपिका मिश्रा आंसर दिया है 16 अगस्त 1946. सो आई थिंक यस, एवरीवन गिविंग राइट आंसर. शुभम, ऋत्विक, सार्थक. Yes, correct. So direct action day 16th of August 1946. Very good. Correct. Correct one. Okay. Now tell me that we discuss resolution presented before the Constituent Assembly by the dash. Resolution of the Constituent Assembly placed or represented by the which minister or which member of the Constituent Assembly ने resolution को frame किया और उसको Constituent Assembly के सामने रखा.
ओके, सो अंशिका ने आंसर दिया जवाहरलाल नेहरू, दीपिका मिश्रा जवाहरलाल नेहरू, ईशा एंड ऋत्विक सौम्या ओके, ईशा शर्मा करेक्ट, वेरी गुड। सो आई थिंक एवरीवन गिविंग राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू ने उसको बनाया और उसको रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। मींस ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारी इस टीम के, व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस टीम, करेक्ट, वेरी गुड नीरू, करेक्ट सार्थक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग जब अलग हो गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान एक अलग बनी, सो हाउ मेनी मेंबर्स वर रिमेनिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, दैट इज माय क्वेश्चन। यानी जब मुस्लिम लीग चली गई तो कितने मेंबर्स रह गए? तो महक, सिद्धार्थ, अंशिका, स्मृति सिंह, everyone giving answer, शुभम गर्ग ने आंसर दिया, ऋत्विक सौम्या ने आंसर दिया 299, and I think yes, absolutely correct, all students are giving right answer, and Deepika Mishra 299 correct है, very good। Okay, now tell me, when we adopted our national flag, हमने अपने national flag को कब adopt किया? When we adopted our national flag, okay, 22nd July, ओके 1947, अपर्णा मिश्रा। ओके, स्मृति सिंह ने आंसर दिया है 24 जनवरी, ओके, एंड नीरू सिंह 22 जुलाई 1947। सो आई थिंक बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका 22 जुलाई 1947। 24 जनवरी में हमने अपना नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था 1947, करेक्ट, जिस स्टूडेंट ने आंसर दिया, राइट राइट स्मृति, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कहां से हुआ? एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन in this question, that they were elected directly or indirectly. First question ये है, first part of the question, that from where they were elected, and they were elected directly or indirectly. So ईशा शर्मा ने आंसर दिया है indirectly। Constituent Assembly के members 389 जो members थे, they were elected indirectly according to Smriti Singh and Aparna। And yes, what about other students? जो स्टूडेंट आंसर नहीं भी दे रहे कोई बात नहीं, अगर आपको टाइप आप नहीं कर पा रहे तो, लेकिन फिर भी आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपको क्लिक कर रहा है आंसर या नहीं। शुभम गर्ग ने बोला इनडायरेक्टली, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन हुआ था। लेकिन मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लोगों ने नहीं दिया कि ये इनडायरेक्टली कहां से इलेक्ट हुए, मींस फ्रॉम वेयर दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, फ्रॉम लोकसभा, फ्रॉम राज्यसभा, फ्रॉम स्टेट असेंबलीज, फ्रॉम लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशन के मेंबर थे क्या ये लोग? मतलब कहां से थे ये लोग जिनको इनडायरेक्टली अपॉइंट किया गया और इलेक्ट किया गया? इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली। ओके, वेरी गुड, राइट आंसर है। ईशा ने बोला है प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, अंशिका ने बोला है प्रोविंशियल काउंसिल। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट असेंबली से एमएलए थे उनमें से इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फिल करने के लिए, दैट इज द राइट आंसर। सो दोज स्टूडेंट गेव आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट, और जिन्होंने नहीं भी दिया लेकिन उन्होंने समझा कि यस इसका आंसर ये होना चाहिए, सो वेरी गुड फॉर दोज स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रियम्बल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सो कुड यू प्लीज टेल मी व्हेन वी फर्स्ट अमेंडेड इन आवर प्रियम्बल, मींस फर्स्ट अमेंडमेंट प्रियम्बल में कब हुआ? ओके, अंशिका, अपर्णा, सिद्धार्थ and Sarthak, okay, and Ritvik, Soumya, Deepika Mishra, Shalini, okay, so all are giving answer 1976 42nd amendment, yes absolutely correct, Isha and Neeru Singh also, other students, those are giving 42nd amendment 1976। we added unity with integrity and secular and socialism, ये हमने 3 words को add किया था, and Indira Gandhi was the prime minister, correct है, very good। अब आप जल्दी से मेरे को ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वी हैड डन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और लेटेस्ट अमेंडमेंट रिलेटेड टू विच टॉपिक? सो अपर्णा एंड अदर स्टूडेंट, स्मृति सिंह, सार्थक, सिद्धार्थ, ऑल स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर, एंड महक 105, ईशा शर्मा ने 103 दिया है, शालिनी 105, नीरू सिंह और शुभम गर्ग ने तो धूमी मचा दी, कह रहे 118। ओके, सो 118 इनका आंसर है शुभम का, बट दीपिका ओबीसी लिस्ट बाय स्टेट, वेरी गुड दीपिका मिश्रा, द आंसर इज 105, एंड 105th अमेंडमेंट जो है वो रिलेटेड है नॉट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शालिनी, इट्स आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट बाय दीपिका मिश्रा,
ओबीसी लिस्ट स्टेट अपनी डिजाइन कर सकता है, अपनी फ्रेम कर सकता है, कैन मेक इट्स ओन ओबीसी लिस्ट, दैट इज 105th अमेंडमेंट। वेरी गुड, ओके। लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप मेरे को ये बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो किस आर्टिकल में मेंशन किया है हमने। आई डिस्कस आई थिंक इन लास्ट क्लास दैट इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस इज गिवन। सो अंशिका, दीपिका, शुभम, Shalini, very good. These students, because they are participating in the session, Neeru Singh, Sarthak, Isha Sharma, all are giving absolutely correct. 368 article in which we mentioned the constitutional amendment process, and वो flexible भी है, rigid भी है, वो सब हमने well explain करा है 368 article में। एंड सार्थक ने तो इतना भी बता दिया है कि सर वो पार्ट 20 में मेंशन है। वेरी गुड सार्थक, करेक्ट। चलो ठीक है, डन है स्टूडेंट्स। सो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, और एज यूजुअल जैसे हम लोग हर क्लास में कुछ रिवीजन करते हैं अपनी लास्ट क्लास का, तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है सारे पॉइंट्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। वेल, लास्ट क्लास में हम लोग आ चुके थे अपने टॉपिक पर, एंड दिस इज प्रीएम्बल को हमने डिस्कस किया। बोरोड फीचर्स, मैंने आपको ये लिस्ट दिखाई थी बोरोड फीचर्स की, और मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना इन बोरोड फीचर्स को, करेक्ट। एंड ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पार्ट्स, किस पार्ट में क्या चीज मेंशन है, जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे अभी सार्थक ने भी आंसर दिया था 20 पार्ट में मेंशन है। तो हर पार्ट में एक प्रॉपर पर्टिकुलर टॉपिक है, और फिर उसके आगे उसके आर्टिकल मेंशन है, करेक्ट। तो यही हम लोग आज कुछ देखेंगे। जैसे पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 4 कैपिटल ए, और उसके बाद फिर मैंने आपको शेड्यूल्स डिस्कस की थी, यानी 1 to 8 शेड्यूल्स। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था 9, 10, 11, 12 दीज 4 शेड्यूल्स वर एडेड लेटर ऑन। फर्स्ट अमेंडमेंट 9 शेड्यूल था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, जिसमें हमने जो एक जमींदारी सिस्टम था और लीज ऑफ लैंड, हमने लैंड रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन किया। एंड फिर हमने 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून बनाया कि आप जल्दी से कोई पार्टी चेंज नहीं करोगे। 11th में हमने पंचायत सिस्टम को ऐड किया, एंड 12th में हमने ऐड किया विद 74th अमेंडमेंट म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन, करेक्ट। तो ये 12 शेड्यूल्स हमारे, टोटल पार्ट्स 22 थे मेन, और अमेंडमेंट के बाद 25 पार्ट्स हुए। टोटल आर्टिकल 395 थे, अमेंडमेंट के बाद 448 अराउंड हमारे आर्टिकल्स हैं आज। तो ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, करेक्ट। अब मैं आता हूं अपने अगले टॉपिक पर, और ये अमेंडमेंट्स मैंने आपको लास्ट 5 अमेंडमेंट्स की लिस्ट दिखाई थी। 101 जीएसटी, 102 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड हमने फ्रेम किया, 103 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था जिसमें 10% रिजर्वेशन हम लोग देंगे, जनरल कैटेगरी का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, राइट। 104 था हमारा SC/ST रिजर्वेशन फॉर 10 ईयर एक्सटेंड की लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, और हमने एंग्लो इंडियंस जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, 2 एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड 1 एंग्लो इंडियन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, वो हमने रिमूव कर दिया। यानी अब कोई एंग्लो इंडियन हमारी लोकसभा और हमारी विधानसभाओं में, लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं होगा, करेक्ट। सो 104 अमेंडमेंट था। एंड 105 जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ओबीसी लिस्ट to restore state power to make their own OBC list, correct. So that was the last slide which I discussed with you in last class. So let us start our today's class. अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की। तो खैर यहाँ पे एक छोटी सी बस हल्का सा हम लोग डिस्कस करेंगे एक आउटलाइन, कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो ये जो 3 सेक्शंस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इस तरह से अगर आप देखो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट्स पावर अक्रॉस 3 फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर डिपिक्टेड। तो जब मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं तो आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा व्हाट डज पार्लियामेंट स्टैंड्स फॉर। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट में हम लोग किस किस को काउंट करेंगे? यस, एनी आइडिया? सार्थक, अंशिका, स्मृति, ऋत्विक? लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा, लोकसभा एंड बट प्रेसिडेंट। महक और अंशिका का आंसर है राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। ओके, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ओके, राइट, करेक्ट।
एंड दीपिका ने भी आंसर दिया लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, डन है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, जिन्होंने बोला लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। खैर पार्लियामेंट हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट आपको एक यहाँ पे इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों को मिलाकर जैसे कोई बिल आया फॉर एग्जांपल, राइट, जैसे हमने ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन देनी है 33%, तो वो लोकसभा में बिल पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे तो वो बन जाएगा एक्ट। यानी इन तीनों के प्रोसेस से निकलने के बाद ही वी कैन से दैट बिल नाउ कन्वर्टेड इनटू एक्ट। उससे पहले उसको हमेशा बोलेंगे बिल। तो बिल का एक अलग नंबर चलता है और एक्ट का एक नंबरिंग अलग चलती है, करेक्ट। तो लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैंने शायद आपको बताया था कि उनका टेन्योर होता 6 ईयर, और राज्यसभा कभी एक साथ डिसॉल्व नहीं होती। आफ्टर एवरी 2 ईयर देयर would be election of the Rajya Sabha, and after every 2 year 1/3 out 1/3 in, 1/3 out 1/3 in. तो always Rajya Sabha is a permanent house. So मेरा अब आपसे क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा IQ लेवल अब डेवलप हो गया हो थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते, तो आप मेरे को बताओ व्हाट वाज द पर्पस टू फ्रेम राज्यसभा एज अ परमानेंट हाउस। क्या पर्पस था? इकट्ठे आते इकट्ठे चले जाते, इतना टफ क्यों क्रिएट किया गया सिस्टम को? यस, सो अनिष्का शर्मा कुछ कहना चाह रही हैं या शायद आंसर देना चाह रही हैं। यस अनिष्का प्लीज। क्योंकि लोकसभा जो है वो हर 5 साल में डिसॉल्व होती है, मतलब नई गवर्नमेंट आती है, जब वो जाती है तो 5 साल पर डिसॉल्व हो जाती है। तो अगर उस बीच में कुछ इमरजेंसी हो या कोई कानून बनाना हो हमें, तो उसके लिए राज्यसभा बनाई गई है, ताकि एक बॉडी ऐसी रहे जो जितना काम है वो चलता रहे, काम बीच में रुके ना। ओके ओके फाइन। तो ठीक है, अंशिका ने आंसर दिया है, और मेरे ख्याल से मैं आपको बिल्कुल ये बता देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको याद हो, कारगिल वॉर हुई थी 1999 में। आपको पता है उस समय अटल बिहारी वाजपेयी वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनकी गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हो चुकी थी, और जो कारगिल वॉर थी वो हैंडल करी राज्यसभा ने। क्योंकि लोकसभा 5 इयर्स के लिए आती है, बट इट इज नॉट फिक्स्ड कि वो 5 इयर्स के लिए प्रॉपर बैठेगी। कई बार वही, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि दल बदल कानून है, या कोई अचानक सरकार डिसॉल्व हो जाए, कोalition गवर्नमेंट है। अभी तो मोदी जी ने धूम मचा रखी है, और 272 सीट्स चाहिए, इनके पास 282 थी 2014 में जब इलेक्शन हुए। 2019 में तो अकेले बीजेपी 302 सीट्स लेकर आई, तो अभी तो फुल मेजोरिटी में बीजेपी है। तो अभी कोई टेंशन नहीं है कि 5 ईयर से पहले लोकसभा डिसॉल्व होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये कोalition गवर्नमेंट होती, शिवसेना कुछ ऐसा पार्ट होती बीजेपी में, एनडीए में, कि उनके बिना इनकी सरकार गिर जाती, तो आप समझ सकते हो कि कितने टाइम पहले ही इनकी सरकार गवर्नमेंट गिर जाती, जब शिवसेना ने बीजेपी से विड्रॉ किया था, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर कभी गवर्नमेंट गिर जाए तो उस समय देश को कौन संभालेगा? तो संकट के समय संकट मोचन कौन बनेगा कंट्री का? राज्यसभा। तो दैट्स व्हाई राज्यसभा को इस तरह से फ्रेम किया गया, इस तरह से डिजाइन किया गया, ऑलवेज परमानेंट हाउस टू सिक्योर, टू प्रोटेक्ट द कंट्री। करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतनी बात डिस्कस की कि अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो जैसा मैंने भी आपसे पूछा और आपने आंसर भी दिया, सो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट को मिलाकर हम अगर इसमें और ऐड कर दे तो वो पार्लियामेंट बन जाती है, करेक्ट। वैसे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है, हाउसेज की अगर बात करें तो वी कैन से लोकसभा एंड राज्यसभा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाई राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस? इसको अपर हाउस क्यों बोलते हैं? एंड व्हाई लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस? तो अब इन दोनों क्वेश्चन में से किसी का भी आंसर अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वन का आंसर देने से दूसरे का आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। सो व्हाई लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस, और व्हाई राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस? यस, एनी आंसर? लोकसभा के मेंबर को जनरल लोग इलेक्ट करते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर को चुने हुए मेंबर इलेक्ट करते हैं। ओके ठीक है, सो मेरे ख्याल से रहमान ने शायद ये आंसर दिया है। देखो, लोकसभा के जो इलेक्शन है वो हम आम जनता जनार्दन, वी इलेक्ट आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे अभी आपने देखा होगा 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, राइट। एंड अंशिका ने आंसर दिया बिकॉज इट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, सो वी अडॉप्टेड एज इट इज। अच्छा, ये शायद पहले का आंसर है अंशिका का। ओके, तो रहमान की बात पर आते हैं कि बिल्कुल जब आम जनता जनार्दन एमपी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है लोकसभा के लिए, एंड वी फिल द मेंबर ऑफ द लोकसभा,
543, so that's why it is known as lower house. लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में आपने देखा होगा ना तो आपको बुलाया जाता है ना मेरे को, तो बड़ी इंसल्ट होती है हमारी कोई वैल्यू नहीं है राज्यसभा के इलेक्शन में. व्हाई? बिकॉज राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से राज्यसभा के इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है, राइट? सो राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है. So that's why there is no role of the common man, role of the legislative assembly MLAs. तो जिस स्टेट में जिस पार्टी के ज्यादा MLA होंगे, इसका मतलब आप इसे ऐसे भी समझ लो कि अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और उसके पास 70 में से काफी सारे MLA हैं, 80% 90%, तो इसका मतलब दिल्ली की जो राज्यसभा की सीटें होंगी उसमें MLA वोट डालते हैं. जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे, कौन वोट डालने आएगा? स्टेट के MLAs. तो ये बात तो क्लियर है कि अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हो और अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी से राज्यसभा का कोई इलेक्शन लड़ रहा हो, तो राज्यसभा के इलेक्शन में आप पार्टी के MLA अपने पार्टी के ही मेंबर को वोट डालेंगे. तो राज्यसभा के इलेक्शन की पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर होती है कि जिसके ज्यादा MLA उसी के स्टेट से राज्यसभा की सीटें वो पार्टी लेके जाने वाली है. खैर आप टेंशन मत लेना, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम पार्लियामेंट पर आएंगे. सो अभी हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया कि लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, और प्रेसिडेंट को अगर मिला दे तो बन जाती है पार्लियामेंट. करेक्ट? ठीक है, आगे चलते हैं. इट इज अ परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन एनी केस. करेक्ट, राइट. ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं. अब हम जब बात करते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी की, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब है हमारे जितने भी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं. अब मैं पहले आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं. कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एक होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक होती है नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इनका क्या मतलब होता है? तो इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं. एग्जीक्यूटिव पहले तो, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को एग्जीक्यूट करे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है. तो लॉ को एग्जीक्यूट करने का राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना? ये एक हायर अथॉरिटीज हैं जो लॉ को एग्जीक्यूट करती हैं. करेक्ट? लेकिन ये जितने भी आप लोग देख रहे हो ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दे कम ओनली फॉर 5 ईयर. इनका एक प्रॉपर टेन्योर है. इनके नीचे जब कभी आप यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करोगे और आपका सिलेक्शन होगा आईएएस में, तो आपने देखा होगा डीएम, एसएसपी, है ना, ये सब बनते हैं. पहले ये डीएम बनेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द नंबर एग्रीगेट टोटल के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलती है. फिर जब आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो आपको केंद्र सरकार अपने पास बुला लेती है. तो ये जितने भी आईएएस है जो डीएम थे वो सेक्रेटरी बन जाते हैं. फिर वो डायरेक्ट मिनिस्टर के नीचे आ जाएंगे, जैसे होम मिनिस्टर, राइट, पीएमओ ऑफिस का जो सेक्रेटरी होगा, ये सब सीनियर मोस्ट आईएएस होंगे. तो ये जो आईएएस लॉबी है, जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. क्योंकि तो परमानेंट है, एक बार आप आईएएस बन गए तो ऐसा नहीं है ना 5 साल के बाद अब आप आईएएस नहीं हो. आप 60 ईयर्स जो भी आपकी रिटायरमेंट एज है, तो आप प्रॉपर देश की सेवा करोगे. तो आपके ऊपर परमानेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर कौन बैठता है? नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव. तो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव चेंज होता रहेगा. जैसे पीएम बदल गया, सीएम बदल गया, प्रेसिडेंट बदल गए, वाइस प्रेसिडेंट बदल गए, लेकिन उनके नीचे की जो आईएएस लॉबी है वो तो एज इट इज रहेगी 60 ईयर्स से अपने रिटायरमेंट एज तक. करेक्ट? तो ये दोनों मिलकर हमारे यहाँ पर लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं. तो जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी की, तो हमारे यहाँ पे नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड पीएम, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव मींस IAS bureaucrats, secretaries, joint secretaries, vice secretaries, right? So these are permanent executives. तो I think hope आपको executives का ये point समझ में आ गया होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. तो ये रही हमारी बात executives की. ठीक है, अब अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी में तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और लॉ में तो खैर अभी लीगल की जो आपकी क्लासेस होंगी उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा. खैर हम अपनी पॉलिटी की क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे. एपेक्स बॉडी है जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, देन स्टेट्स के हाई कोर्ट, एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. करेक्ट? वैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप कुछ आइडिया है आपको? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन कब हुई? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, especially for law entrance classes. So अंशिका शर्मा ने बोला है 1774. तो सबसे पहले अंशिका ने आंसर दिया है, and I want to check the answer of other students. 1773 मैम. So okay, correct. ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स साइलेंट मोड पर है, तो इसका मतलब तो मैं यही समझूंगा कि शायद इनको नहीं पता. एंड लेट मी क्लैप फॉर दीज 2 स्टूडेंट्स. 1773 में एक एक्ट था, नो शुभम, एक एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773,
तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो फॉर्मेशन है वो रेगुलेटिंग एक्ट से हो गई थी, 1774 में सुप्रीम कोर्ट बन चुका था, लेकिन हाँ उसको प्रॉपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने उसको बनाया इस नाम से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन उसकी जो फॉर्मेशन है थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1774, करेक्ट। ठीक है, तो अब एक दूसरा क्वेश्चन है हाई कोर्ट्स, कोई कुछ आइडिया है आपको? सबसे पहला हाई कोर्ट, which was the first high court of India? Yes, anyone? First high court of India. So Deepika Mishra ने आंसर दिया कलकत्ता। कोलकाता। ओके, शालिनी ने भी आंसर दिया कोलकाता, सार्थक ने भी आंसर दिया, बिल्कुल। सो कोलकाता, मद्रास, मुंबई, these were three first high courts of India। 1862 में इन तीनों हाई कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया था, लेकिन इन तीनों में भी सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट, करेक्ट, क्योंकि कलकत्ता उस समय आपको अगर याद हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैपिटल थी जब हमने बैटल ऑफ प्लासी को इन्होंने जीता 1757, राइट। तो उसके बाद काफी टाइम तक ये कैपिटल रही। 1911 में हमने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करी अपनी कैपिटल, कलकत्ता टू दिल्ली 1911, और 1912 में उसका एग्जीक्यूशन हुआ। सो फर्स्ट कैपिटल ब्रिटिशर्स की कलकत्ता थी, तो वहीं पे इन्होंने हाई कोर्ट्स बनाए, और मुंबई, मद्रास, ये सब इनकी सेटलमेंट्स थी उस समय, करेक्ट। चलो ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने जुडिशरी का जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हमने इतनी बात देखी कि ये हमारे यहाँ पर लेजिस्लेशन यानी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, उसके बाद अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यानी एक लॉ बनाता है। तो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का क्या काम है? लॉ बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम। जुडिशरी का काम क्या है? टू चेक वेदर दैट लॉ इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये काम है जुडिशरी का, राइट। तो सबके अपने अपने काम डिफाइन है, इसी को हम लोग बोलते हैं चेक एंड बैलेंस है, राइट। तो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव बॉडी टू एग्जीक्यूट द लॉ, एंड जुडिशरी टू चेक द लॉ, करेक्ट। चलो अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की। जब हम पार्ट 1 की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट 1 है वो आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 में हमने वेल डिफाइन करा पार्ट 1। तो इन नटशेल में आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे से डिफाइन करा है हमारे स्टेट्स, हमारी यूनियन टेरिटरीज को हमने एक्सप्लेन किया, करेक्ट। तो हम आर्टिकल्स में अभी नहीं घुस रहे कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। तो जस्ट अभी हम इतना डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 आपको वेल एक्सप्लेन करेंगे यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, करेक्ट। तो आप मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि हमारे यहाँ पर अभी टोटल स्टेट्स और टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है, कुछ अगर आइडिया हो आपको। बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? ओके, सो अपर्णा ने बोला 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, दीपिका मिश्रा, सार्थक, अंशिका, शुभम गर्ग 28 एंड 8, बट ऋत्विक ने बोला 28 7, और बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट रहमान, स्मृति सिंह 28 + 8। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल करेक्ट है। वैसे मैं आपको फॉर्मेशन का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। 25th हमारे 25 स्टेट्स थे पहले, उसके बाद 3 स्टेट्स हमारे यहाँ पे बने थे। अपने कॉपी पेन लेके बैठो, जो बातें आपको लगता है आपको नहीं पता उसको इमीडिएटली राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। 26, 27, 28 स्टेट्स हमारे यहाँ पर, ये 3 स्टेट्स हमने बनाए, और ये 3 स्टेट्स थे हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़, यानी 26th स्टेट था हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़। फिर 27th स्टेट था हमारे यहाँ पर उत्तराखंड यूके, एंड 28th स्टेट ऑफ इंडिया वाज झारखंड, करेक्ट। और ये कब की बात है? ये सारे के सारे 3 स्टेट्स, ऑल दीज 3 स्टेट्स वर फॉर्म्ड इन ईयर 2000, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो ठीक है, ज्यादा हम डेट्स में नहीं घुसते, लेकिन हाँ 2000 ईयर में हमने 26, 27, 28 स्टेट्स बनाए। फिर अगर आपको आइडिया हो तो 29th स्टेट था हमारा तेलंगाना, और ये 2014 के अराउंड हमने इसको बनाया, करेक्ट। फिर उसके बाद जैसे आपको पता है 2019 में जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हमने स्टेटस कैंसिल कर दिया एज ए स्टेट, तो फिर एक स्टेट हमारा माइनस हो गया, और कितने स्टेट्स रह गए? 28 स्टेट्स रह गए। तो अगर अब मैं इस सीक्वेंस से देखूं तो 28 स्टेट्स है हमारे यहाँ पर। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। अगर बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हो, ये तो सबको पता है बचपन से, हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज थी, और वो 7 यूनियन टेरिटरीज कौन सी थी? दादर नगर हवेली 1, फिर उसके बाद दमन एंड दीव एक अलग यूनियन टेरिटरी थी। ये हमारे 2 आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार,
3 एंड 4, ये हमारी पौंडीचेरी जहाँ पे फ्रेंच सेटलमेंट था, सबसे लास्ट में मतलब फ्रेंच कंपनी को हमने पुडुचेरी से रिमूव किया 1954। फिर उसके बाद 6th हमारा दिल्ली एंड 7th हमारा चंडीगढ़। तो कुल मिला के ये 7 तो मुझे बचपन से ही पढ़ाई गई, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन फिर अगर आपको आइडिया हो तो हमने 2 टेरिटरीज को मर्ज कर दिया, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो हमारी फिर 7 - 1 हो गई 6, करेक्ट। और 2019 में हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को स्टेट से बना दिया यूनियन टेरिटरी, तो 6 + 2 = 8। तो यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई? 8। तो ये सारी कहानियां किसमें वेल डिफाइन है? हमारे फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। तो ठीक है, हमें ज्यादा डीप नहीं जाना, हमें सिर्फ इतना समझना है कि 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4, पार्ट नंबर 1, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पर, जिसका नाम है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप में भी हम लोग आर्टिकल वाइज ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी हम सिर्फ इतनी बात डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11, अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर मेरे को कैसे पता लगेगा हाउ आई कैन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, या हाउ अ फॉरेनर कैन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट, क्या वो डेट्स होती हैं, पाकिस्तान में कौन कब चला गया था, किस डेट के बाद वो इंडिया में मूव कर सकता है और वो सिटीजन बन जाएगा, वो सारा वेल एक्सप्लेन, ऑल दीज पॉइंट्स आर वेल एक्सप्लेन इन आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11, करेक्ट। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब हमारी जब रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी ना पॉलिटी की। तो अभी हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11, ये मैंने सब लिखा हुआ है वैसे नोट्स में, आपके साथ में शेयर करूंगा, आप इसको पढ़ोगे तो बहुत इजी वे में इसको एक्सप्लेन करा है। आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 पूरा वेल डिफाइन है यहाँ पर, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे कि आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10 में क्या लिखा है। आप इसको पढ़ोगे नोट्स को, और मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पूछूंगा इन आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा आज का टारगेट था हम उस पर आते हैं, और वो टारगेट है हमारा पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4 कैपिटल ए। तो अब हम अपनी क्लास के टारगेट पर आते हैं, और वो है फंडामेंटल राइट्स, करेक्ट। तो फंडामेंटल राइट्स की पहले अगर मैं बात करूं तो आप मुझे जल्दी से ये बता दो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। ओके, सो वेल, अपर्णा ने भी आंसर दिया 6 या 7? 6 है सर, 6 है। यस, 6 और 7। 6। तो मैक्सिमम स्टूडेंट आई थिंक आंसर दे रहे हैं कि सर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक वैसे ही एक्सप्लेन किया हुआ है हमने, करेक्ट। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वेरी गुड। डन। तो जैसे मेरे ख्याल से आपको इस इमेज में भी दिख रहा होगा, ये जो मैंने स्लाइड शेयर किया आपके साथ, तो कहते हैं कि वैसे 7 थे, फिर एक हमारा रिमूव हुआ और हमारे फंडामेंटल राइट्स रह गए 6। और इन 6 की अगर हम बात करें तो इसमें से एक जो हमने रिमूव किया था दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी, वेरी गुड। सो कोई बताएगा मेरे को राइट टू प्रॉपर्टी हमने कब रिमूव किया था? कौन सा अमेंडमेंट था? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को देखा, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया 48th, बट अपर्णा मिश्रा नॉट एग्री, और एक ने आंसर दिया फर्स्ट, सार्थक ने 44, सिद्धार्थ ने 44 आंसर दिया है, एंड व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? तो आई थिंक बिल्कुल करेक्ट है जो स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं 44, सो बिल्कुल राइट है आप लोगों का आंसर। 44th अमेंडमेंट 1978, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, एंड उस समय अगर आपको याद हो तो चौधरी चरण सिंह, राइट, एंड मोरारजी देसाई 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे 78 से 80। इंदिरा गांधी का सिस्टम खत्म हुआ और जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई और उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया। उसका पर्पस क्या था? वैसे मैं आपको उसका पर्पस बता देता हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी क्यों हटाया। यानी अगर आप मेरे से पूछो कि सर क्या नीड थी, तो मैं आपको इस एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब सार्थक की बात कर लेते हैं, ये 78 से पहले की बात बता रहा हूँ। सार्थक के घर पे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स वालों ने रेड डाली और सार्थक के घर से करोड़ों रुपए की एसेट्स निकली। अब इनकम टैक्स वालों ने पूछा कि बेटा राजकुमार ये बताओ तुम करते क्या हो? सार्थक ने कहा सर मैं जॉब कर रहा हूँ। कहने लगे क्या जॉब कर रहे हो, कितने रुपए पर मंथ की आपकी जॉब है? सर 50,000 रुपीज पर मंथ। कहने लगे ठीक है लल्ला, 50,000 रुपीज पर मंथ मीन 6 लाख रुपीज पर एनम, ये करोड़ों रुपए कहाँ से इकट्ठे हो गए तुम्हारे घर में? तो सार्थक ने कहा चुप हो जाओ, पुनीत सर की क्लासेस ले रहे हैं पॉलिटी की, और उसमें बताया गया है कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हमारा राइट है। सो हु आर यू, राइट, आप कौन हो ये बात पूछने वाले? मेरा फंडामेंटल राइट है मैं जितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करूं। तो ये बेचारे इनकम टैक्स वाले मायूस होकर घर से वापस चले गए।
78 के बाद इन्होंने रेट डाली, फिर से घर से वो संपत्ति निकली, एसेट निकली, सार्थक से सेम क्वेश्चन पूछा, सार्थक ने सेम आंसर दिया। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपने एक क्लास मिस कर दी थी पुनीत सर की, उसमें बताया गया था कि 44th अमेंडमेंट 1978 से इस राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया। अब आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपने कैसे इकट्ठी करी। तो मना नहीं कर रहे, कमाओ, लेकिन बताओ कि कहाँ से पैसा आया। तो आप समझ गए इस कहानी का सार क्या था। इस कथा का सार ये था कि सार्थक जैसे कुछ भ्रष्ट लोग, मतलब सार्थक जैसे नहीं, मतलब कुछ भ्रष्ट लोग समाज में जो करप्ट लोग थे, वो पैसे इकट्ठा करते थे और राइट टू प्रॉपर्टी का बेस बनाकर बच जाते थे। राइट, दे ऑल वर एस्केप्ड विद द हेल्प ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी। इसलिए गवर्नमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, तो इसको लीगल राइट बना दिया। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर आप में से किसी को आइडिया हो तो बताना, वैसे ये पहले किस आर्टिकल में था और इसको वहां से रिमूव करके कहां पे प्लेस कर दिया। अब अगर किसी को आइडिया हो, रहमान को, ऋत्विक को, सार्थक को और अदर स्टूडेंट। सो अपर्णा मिश्रा ने बोला सर 300 कैपिटल है, तो अंशिका ने बोला 300 स्मॉल है। ठीक है, तो अब स्मॉल ए और कैपिटल ए, अच्छा कैपिटल ए, ओके। एंड दीपिका मिश्रा ने भी आंसर दिया 300 ए, बिल्कुल। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। 31 में था वैसे ये फंडामेंटल राइट में था आर्टिकल, क्योंकि 12 to 35 है ना, 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी। तो हमने इसको यहां से रिमूव करके 300 कैपिटल ए में प्लेस कर दिया और इसको बना दिया लीगल राइट। करेक्ट, चलो ठीक है, डन है, वेरी गुड। तो अब हम थोड़ा थोड़ा इन अ शॉर्ट मैनर हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को देख लेते हैं। तो देखो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ओ सॉरी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ना, राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नहीं है आपका, कहीं आपको बताओ, ये हमें पता नहीं था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये क्या क्या है, थोड़ा सा नटशेल में समझते हैं इनको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो फंडामेंटल राइट है, ये बात तो हमें क्लियर है कि फंडामेंटल राइट हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। अगर आप देखोगे तो यहां पर ये लिखा हुआ है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, और ये पार्ट कौन सा है आपका, पार्ट है आपका 3, पार्ट 3 में इसको मेंशन किया है। करेक्ट, लेकिन हमारे मेन फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं 14 से लेके 32 तक। करेक्ट, तो अब बात आती है कि सर ये 12 और 13 में क्या मेंशन है, और फिर सर ये जो लास्ट के 3 आर्टिकल है ना, 33, 34, 35, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जनरल स्टूडेंट को मिस कर देता है, तो हम इनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बड़े क्रिस्प वे में मैं आपको समझा रहा हूं कि फंडामेंटल राइट, आपका जो राइट है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा कि सर मेरा राइट तो है, बट हु इज द अथॉरिटी गिविंग मी दिस राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि बेटा स्टेट। अब आपने कहा सर स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट मतलब क्या मैं उत्तराखंड से हूं तो मेरा उत्तराखंड मुझे फंडामेंटल राइट दे रहा है क्या। तो कह लेंगे नो 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 नो, स्टेट मींस, मतलब अब स्टेट की डेफिनेशन, राइट, वो डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई है आर्टिकल 12 में। तो सिंपल अगर लेमैन लैंग्वेज में बताऊं कि आपको आपके फंडामेंटल राइट कहां से मिल रहे हैं, लेमैन लैंग्वेज में तो कहते हैं सरकार। अब सरकार का मतलब क्या है, इंग्लिश में स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन क्या है, वो आर्टिकल 12 में एक्सप्लेन करा गया है कि ये सब आपको फंडामेंटल राइट, ये अथॉरिटीज आपको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवा रही हैं, इनकी सरदर्दी है आपको फंडामेंटल राइट देना। अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप इनके अगेंस्ट जा सकते हो कोर्ट में। करेक्ट, ये पार्ट 12 बोल रहा है। और अब आते हैं पार्ट 13 में। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया, पार्ट 12, द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, सिग्निफिकेंस टू द टर्म ऑफ द स्टेट, यानी जहां पर हमें फंडामेंटल राइट, हमें जहां से सोर्स, जहां से हमें फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं। करेक्ट, ओके। अब पार्ट 13 क्या कहता है, पार्ट 13 वेरी सिंपल, जुडिशियल रिव्यू है, जो की पॉइंट है इसका। यानी अगर आपका कोई भी लॉ, पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बनाती है जो आपके फंडामेंटल राइट को टेक अवे करे, तो जुडिशियरी को ये राइट है उसको रिव्यू करने का कि सर प्लीज चेक। तो सिंपल क्या है, अथॉरिटी ओवर कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट, सो अगर आप इस लाइन को देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसमें क्या मेंशन है इसको आप देख लो, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू अपहोल्ड्स द सुप्रीमेसी ओवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डू पेव्स द वे टू जुडिशियल रिव्यू। तो वेरी सिंपल, फंडामेंटल राइट पावरफुल है कॉन्स्टिट्यूशन से भी,
कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी पार्लियामेंट ऐसा कुछ भी नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, तो जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा उसका, करेक्ट। तो ये आपको 12 और 13 में इन्होंने एक्सप्लेन करा। अब हम आते हैं अपने मेन फंडामेंटल राइट्स पर कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, करेक्ट। तो अब आते हैं मेन बॉडी पर ऑफ आर टॉपिक। अब मेन बॉडी क्या है, राइट टू इक्वालिटी। तो एक एक की पॉइंट चेक करते हैं इन सब का। अब ये की पॉइंट क्या क्या है, आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी। तो जितनी भी आपकी इक्वालिटी है वो 14 से 18 में वेल डिफाइन है। अब ये इक्वालिटी क्या क्या है, तो सबसे पहली इक्वालिटी आपकी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, सलमान खान हो, कोई बहुत बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, कोई बहुत बड़ा रिलीजियस टीचर और मास्टर हो, सब हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ और सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट इक्वालिटी 14 आर्टिकल 14 में मेंशन है, करेक्ट। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं 15 आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 15 सिर्फ इतनी बात बोलता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, झारखंड में पैदा हुए, आप फीमेल हो, मेल हो, आपका रिलीजन क्या है, रेस क्या है, कास्ट क्या है, इसके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपकी इक्वालिटी है ये, करेक्ट। आर्टिकल 15 बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16 क्या कहता है, 16 सिंपल की पॉइंट क्या है 16 का, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी 15 में हमने जनरल पॉइंट डिस्कस किया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दैट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 16, करेक्ट है, ये भी समझ में आ गया। आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी। ये जो हमने शोषण करा है ना बैकवर्ड क्लास का, लोअर क्लास का, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ यूपीएससी में, तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि कभी ऐसा भी होता था टाइम कि ब्राह्मण घर से बाहर निकला और वो 1 किलोमीटर दूर उसने किसी शूद्र को देख लिया, तो ये अंदर जाके नहा के आता था, और ये कमबख्त चाहे वैसे ना नहाया हो लेकिन उसको देख के नहाने गया ये। तो इस तरह की जब हमने हरकतें करी तभी तो हम गुलाम बने, फिर बाहर से फॉरेन अटैकर्स आए और इन्हीं डिस्क्रिमिनेशन का फायदा, बेनिफिट उन्होंने लिया। तो खैर भारत ने आजादी के बाद ये सब अनटचेबिलिटी बैन कर दी कि भैया कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सब बराबर है, सब इक्वल है, अनटचेबिलिटी बैन। उसके बाद आर्टिकल 18 बड़ा मजेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे याद है हिस्ट्री में मैं ऐसे बताता हूं कि बड़े बड़े सामंत और महासामंताधिपति होते थे, तो बड़े बड़े टाइटल्स लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल महासामंताधिपति अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जूना पीठाधीश्वर 1008। अब ऐसे ऐसे भयंकर टाइटल अब आज के टाइम में कोई ले ले और आपके घर के बाहर नेम प्लेट ऐसी लगी हो, राइट, 1008 जूना पीठाधीश्वर पुनीतानंद जी महाराज, तो मेरा पड़ोसी बेचारा दहशत में जी रहा हो कि पता नहीं मेरे पड़ोस में रह कौन रहा है। तो भारत सरकार ने कहा भैया ऐसे कोई ड्रामा नहीं करना, ऐसी दहशत नहीं फैलानी समाज में, और कोई आर्टिकल्स और टाइटल्स आपको नहीं लेने। तो नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। हाँ, एजुकेशन में और आर्मी में जैसे मेजर, कॉलोनल, राइट, ब्रिगेडियर, आप आर्मी के टाइटल्स ले सकते हो। एजुकेशन में हो तो आप जैसे हम बोलते हैं ना डॉक्टर, पीएचडी करी हुई आपने, लेक्चरर, राइट, तो इस तरह के आप टाइटल्स ले सकते हो, लेकिन ये उल्टे सीधे टाइटल्स नहीं लेने। महासामंताधिपति, महाराजाधिराज 1008, तो इस तरह के टाइटल्स आपको बैन कर दिए गए। तो ये आपकी इक्वालिटी के आर्टिकल्स हो गए। तो अभी मुझे समझ में आ गया 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 13 में जुडिशियल रिव्यू, 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बर्थ, प्लेस, सेक्स, रेस को लेकर, 16 में नो डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, 17 अनटचेबिलिटी, 18 में टाइटल्स बैन। ये 1111 की पॉइंट, ऐसे स्मार्ट नोट्स बनाने आपको लॉ एंट्रेंस के लिए, करेक्ट। अब आते हैं 19 to 20 राइट टू फ्रीडम, करेक्ट। अब राइट टू फ्रीडम में खैर हम लोग ज्यादा नहीं घुसेंगे, लेकिन बस इसमें 2 आर्टिकल तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी फ्रीडम है कि आप राइट टू स्पीच, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 क्या है, वो आपकी फ्रीडम है, स्पीच की फ्रीडम। यू कैन फॉर्म द असेंबलीज, मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म असेंबली, आप कोई एसोसिएशंस बना सकते हो, आप फ्रीली मूव कर सकते हो ऑल ओवर कंट्री में। आप बनारस जाओ, साउथ जाओ, नॉर्थ जाओ, ईस्ट यू कैन मूव, वेस्ट यू कैन मूव। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा महाराष्ट्र वाला कि भाई साहब ये बिहार से आप यहाँ कैसे आ गए। आप बोलोगे सर मेरा राइट है आर्टिकल 19 में फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री,
रिजाइड इन एनी कंट्री, दिल्ली में हम लोग देखते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे आके बस जाते हैं, तो बिल्कुल रह सकते हैं आप। जो दिल्ली के लोकल रहने वाले वो ये नहीं बोलेंगे भाई साहब आप कहाँ से आ गए, करेक्ट। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, और आप कोई भी बिजनेस करो, आप कहीं भी रहो, आप कहीं भी घूमो, आप कोई भी एसोसिएशन बनाओ, असेंबली बनाओ पीसफुल मैनर में, राइट। एंड राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के आर्टिकल 19 में ये मेंशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट टू, जब हम लोग बात करते हैं राइट टू फ्रीडम में, हमारा अगला आर्टिकल आता है राइट टू फ्रीडम में, आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 में सिंपल, मुझे कभी कभी ना वो बॉलीवुड का एक डायलॉग याद आता है कि एक खून की सजा भी उम्र कैद या सजाए मौत है, और दो खून की भी। ये कई बार बॉलीवुड के विलन्स बोलते थे ना, तो मैं बचपन में जब ये बोलते थे मेरी समझ में तो नहीं आता था, कई बार वो देखता था वो अमजद खान, प्राण, इस तरह के डायलॉग बोलते थे, मेरी समझ में नहीं आता था। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से पूछता था, उन बेचारों ने भी कभी पॉलिटिकल एग्जाम दिया नहीं था, ना लॉ एंट्रेंस का, समझ में उनके भी नहीं आता था, वो ऐसी कुछ उल्टा सीधा मुझे समझा देते थे। खैर मैं कुछ बोलता नहीं था, लेकिन मुझे समझ में आता था ये बता रहे गलत ही है मेरे को। खैर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने समझा कि बात ये है कि आपने एक मर्डर किया और आपको सेंटेंस टू डेथ मिल गया, अब आप दूसरा मर्डर करोगे तो सेंटेंस टू डेथ है ही, अब ऐसे है ना आपको 2 बार सेंटेंस टू डेथ, करेक्ट, ये 2 बार आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो सेम ऑफेंस मोर देन वंस, सेम ऑफेंस के लिए या एक ही क्राइम अगर आपने किया तो आपको सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वंस आपको सजा नहीं मिलेगी, राइट, करेक्ट करेक्ट। तो ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 20 है, जो इसका मेन की पॉइंट है आर्टिकल 20 का। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। वेल, अब बात करते हैं हम सेम ऑफेंस मोर देन वंस एंड विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। नो पर्सन एक्यूज्ड of any offense shall be compelled to be a witness against himself, यानी आप अपने against witness जो है के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सन को, करेक्ट। तो खैर अभी जब आप लीगल की क्लासेस लेंगे या जब हम पॉलिटी की क्लासेस डिस्कस करेंगे तो हम थोड़ा और डेप्थ में इसको समझ लेंगे। फिलहाल अभी आर्टिकल 20 में हमें की पॉइंट समझ में आया, सेफ ऑफेंस के लिए मोर देन वंस आपको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा कि जब आपकी पॉलिटी लीगल की क्लासेस चलेंगी ना, तो आर्टिकल 21 को थोड़ा और अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक क्वेश्चन आया था आपके 10 ईयर में, मैंने डीयू एंट्रेंस के 10 ईयर में भी इस क्वेश्चन को देखा था, पंजाब लॉ एंट्रेंस में भी देखा, और मैंने बीएचयू के 10 ईयर्स में भी इस क्वेश्चन को देखा था। उसमें मेंशन ये था कि सबसे ज्यादा कौन सा फंडामेंटल राइट को इलेबोरेट करा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 21। यानी बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो गई है ना, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हो, आपको वहां पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा, तो आप आर्टिकल 21 से केस फाइल कर सकते हो, क्योंकि खाली लाइफ की ही बात नहीं है, पर्सनल लिबर्टी की भी बात नहीं है, लाइफ विद डिग्निटी, करेक्ट, यानी आपको जीने की बेहतर सुविधाएं मिले, बेटर कंडीशंस आपको प्रोवाइड की जाए, ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सबसे ज्यादा वेल एक्सप्लेन है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ड्यूरिंग इमरजेंसी आपके सारे फंडामेंटल राइट फिनिश हो जाएंगे, लेकिन आपके 2 फंडामेंटल राइट कभी खत्म नहीं होते। उसमें एक है आर्टिकल 20 और एक है आर्टिकल 21। 21 तो ये है कि भाई इमरजेंसी लगी है, वो कोई आपका मर्डर करने आ जाए, तो आप प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ तो करोगे ना, अब आप ये तो नहीं कहोगे नहीं मेरे तो फंडामेंटल राइट ही खत्म है भाई साहब मार दो जान से मेरे को, करेक्ट। तो आप अपनी लाइफ का प्रोटेक्शन तो इमरजेंसी के टाइम में भी कर सकते हो, और आर्टिकल 20 भी आपका कंटिन्यू रहता है ड्यूरिंग इमरजेंसी 352, करेक्ट, इमरजेंसी। हम इमरजेंसी को डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमरजेंसीज। ओके, सो आर्टिकल 21 हमें समझ में आया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20। देखो मैं आपको ये बता रहा था, ये सब इलेबोरेट किए गए सुप्रीम कोर्ट से, तो आप देख सकते हो, राइट टू प्राइवेसी, गो टू अब्रोड, शेल्टर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कस्टोडियल डेथ, डिलेड एग्जीक्यूशन, डॉक्टर्स असिस्टेंस, पब्लिक हैंगिंग, कल्चरल हेरिटेज, फ्री वाटर एंड एयर। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन है, तो अगर आप चाहो तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर केस कर सकते हो, दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि सर ये ड्यूटी है, आपको मुझे प्रोटेक्शन देना है, प्योर वाटर प्योर एयर का मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, तो आर्टिकल 21 से आप जा सकते हो कोर्ट में, करेक्ट। सो राइट टू एवरी चाइल्ड फुल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स, ये सब इलेबोरेट किए गए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, करेक्ट, ठीक है।
खैर अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 पर आते हैं। आर्टिकल 22 क्या है? सिंपल, एनी पर्सन हु इज, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आर्टिकल 22 है, इट डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। कोई आपको अरेस्ट करने आया तो उसको बताना पड़ेगा ना, वो ग्राउंड हैज टू बी इन्फॉर्म्ड एज टू व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड। भैया मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? जैसे हम बोलते हैं ना वो बॉलीवुड की फिल्मों में, वारंट है, वो कहता है जी आपके अगेंस्ट ये वारंट है, करेक्ट। तो बॉलीवुड ने काफी कुछ लॉ हमें पढ़ा दिया था बचपन में, खैर हम समझे नहीं, लेकिन आर्टिकल 22 बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका ये क्लॉज नंबर 1 है। 22 क्या बोल रहा है? द अरेस्टेड इंडिविजुअल शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। किसी भी नियर डीएम के आपको बिफोर उसको प्रोड्यूस करना है 24 आवर्स के अंदर अंदर, जब भी आपने उसको अरेस्ट किया उसके 24 घंटे के अंदर आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके जाना है, करेक्ट। तो ये आर्टिकल 22 में मेंशन है। तो ठीक है, 19, 20, 21, 22, इसमें अगर आप सब भूल जाओ तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइट टू स्पीच 19 और लाइफ एंड लिबर्टी 21। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों आर्टिकल, करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं 23 और 24। ये सब आपके 10 इयर्स के क्वेश्चन है, 23 एंड 24। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। आपने कभी हिस्ट्री में सुना होगा ना स्लेव सिस्टम। आपने कभी सुना स्लेव डायनेस्टी? दिल्ली सल्तनत में हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, बलबन, ये सब दिल्ली सल्तनत के रूलर स्लेव्स थे। तो उस समय पहले, जैसे आज आपके यहाँ पे लगे ना बुध बाजार, थर्सडे मार्केट, हमारे इधर आसपास अभी आज एक थर्सडे मार्केट लगता है, वहां हम सब्जी वब्जी लेने जाते हैं। कहते हैं उस टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत और मुगल टाइम पीरियड में ऐसे स्लेव मार्केट लगता था। तो जैसे आज तो आपका कोई पेरेंट जा रहा हो या आप जा रहे हो तो आपके मम्मी पापा कहते हैं ना अच्छी सब्जी लाना खरीद कर। उस समय बोलते थे अच्छे स्लेव लाना, बेस्ट क्वालिटी के स्लेव परचेज करके आना। तो स्लेव बाजार लगते थे, दास बाजार लगते थे, है ना, मीना बाजार। यस स्मृति, करेक्ट। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, स्लेव सिस्टम कुछ आपको आइडिया है इंडिया में कब बैन हुआ? खैर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बाद तो इसको फिर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर हमने आर्टिकल 23 में मेंशन कर दिया। तो अगर कोई बताएगा तो वास्तव में मेरे पास तोपे तो नहीं है, लेकिन मैं 21 तोपों की सलामी दे सकता था अगर कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे दे। व्हेन स्लेव सिस्टम वाज बैंड इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। अंग्रेजों ने ऑलरेडी इसको बैन कर दिया था, वो तो हमने एज ए फॉर्मेलिटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, वरना बहुत पहले बंद हो गया था। तो है कोई ऐसा महारथी, कोई अतिरथी क्लास में? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बता देता हूँ। 1833 में अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था, उस एक्ट में इन्होंने इसको बैन कर दिया था, लेकिन ये एग्जीक्यूट हुआ था 1843 में। स्लेव सिस्टम बैन इन इंडिया, 43 में एग्जीक्यूशन। वेरी गुड, करेक्ट है, वेरी गुड आंसर है आपका। सार्थक बिल्कुल सही है, एंड ऋत्विक ने भी आंसर सही दिया है। लेकिन 33 एक्ट था, 33 एग्जीक्यूट हुआ 43, और फिर हमने आजादी के बाद 23 में मेंशन करा। और सबसे इंपॉर्टेंट 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर, करेक्ट। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory। मुझे तो अपना एक इंसिडेंट याद है, मैं पीतमपुरा में क्लासेस लेता था, तो मैं एक दिन क्लास से बाहर आया तो हमारे इंस्टीट्यूट में एक बच्चा आता था चाय लेकर। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा नाम क्या है? कहने लगा सर रामू। मैंने कहा क्या एज है तुम्हारी? कहने लगा सर 11 साल। तो मैंने कहा यार तुम जॉब कर रहे हो? कहने लगा हाँ सर जॉब कर रहा हूँ। मैंने पुलिस वालों को फोन कर दिया, मैंने कहा यहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रहा है और आप आओ यहाँ पर। पुलिस वाले आए, उस दुकानदार को बड़ा डांटा चाय वाले को कि तुमने बच्चे को क्यों रखा हुआ है। खैर उसे पुलिस वाले वहां से बच्चे को ले गए। 4 दिन के बाद अगले हफ्ते फिर रामू मुझे चाय देने आया मेरे इंस्टीट्यूट में। मैंने कहा तू कैसे आ गया? कहने लगा सर आपने पुलिस में कंप्लेन कर दी, मेरी रोजी रोटी छिन गई, और उन्होंने भी कुछ नहीं करा। कहने लगे जाओ बच्चा पढ़ो। कहने लगा मैं कैसे पढ़ूंगा? तो मतलब बात ये है कि तब मुझे ये समझ में आया कि खाली लॉ बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, उसका सोल्यूशन भी तो आपको उसका कुछ वो भी तो निकालना है ना। कि अगर मैंने ये बोला कि ये चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो आपने दुकानदार को डांटा, आपने रामू की जॉब छुड़वा दी, बट रामू आगे क्या ऐसा करे कि जिससे उसे जॉब ना करनी पड़े? तो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी तो आपको प्रोवाइड करवाना है ना रामू को, तभी तो ये कारगर होगा। खाली कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने मात्र से तो काम नहीं चलता। और कौन बेवकूफ है जो अपने मन से जॉब कर रहा है? किसका मन नहीं करता पढ़ने का, है ना? तो ये बात तो है। तो ठीक है, अभी हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर को बैन किया, लेकिन इसकी एज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ध्यान रखना, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 year, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। चलो ठीक है, 23 एंड 24 पर हमारा ये खत्म हुआ। अब बात करते हैं राइट टू रिलीजन। अभी राइट टू रिलीजन क्या है? राइट टू रिलीजन में हमारे सारे रिलीजियस
मतलब एक तरह से हम फ्री हैं रिलीजन को फॉलो करने के लिए, कोई सा रिलीजन हम फॉलो करें, ये सब 25 से 28 में हमने वेल एक्सप्लेन करा। तो ये आप एक बार इसको गो थ्रू करोगे, राइट टू रिलीजन में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं अपने रिलीजन के डेवलपमेंट के लिए। कंपेल नहीं करना, कन्विंस करना है, राइट। कंपेल नहीं करना आप मेरे रिलीजन को फॉलो करो, बट कन्विंस कर सकते हो, राइट, इन अ पॉजिटिव मैनर, करेक्ट है। उसके बाद 29 और 30 में क्या है इसको देख लेते हैं। एजुकेशन एंड कल्चरल फ्रीडम, अब एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 29 पर अगर मैं पहले आऊं तो अगर आप देखोगे तो कल्चर का राइट है। मुझे एक केस याद है, छोटा सा एक स्टोरी, पता नहीं मैंने कहीं एडिटोरियल में पढ़ा था। वो एक नॉर्थ इंडिया की ट्रांसफर हुई और साउथ इंडिया में जॉब करने लगा। तमिलनाडु में उसने कहीं घर वर लिया, तो जिस जहां पे उसने घर लिया ना, उसके जस्ट सामने ना कोई भरतनाट्यम का वो रहता होगा डांसर। अब वो भरतनाट्यम कथकली, सॉरी, वो केरला में, हाँ केरला का केस था वो। अब वो कथकली में वैसे मुखोटा पहन के वो कलर कलर करके ना, व्हाइट ब्लैक रेड, और वो अपनी आईब्रो को ऊपर नीचे, वो शाम को डांस प्रैक्टिस करता होगा। तो उसके पापा जब घर आए बच्चों के, तो बच्चों ने अपने पापा को कहा कि पापा ये सामने वाला ना नेबर हमें डराता है रोज शाम को। तो उन्होंने केस फाइल कर दिया, मतलब पुलिस आई। तो बाद में बात ये हुई कि भाई ये उसका कल्चरल फ्रीडम है, वो कथकली का डांसर है, वो शाम को परफॉर्मेंस करता है, अपनी प्रैक्टिस करता है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप अपना घर चेंज करो। तो यानी कल्चर फ्रीडम है। जैसे आपने वो सुना ना जलीकट्टू, वो बुल टेमिंग जो फेस्टिवल होता है, तो बाद में ये भी आया था कि भाई उनका कल्चरल फ्रीडम है। तो ये आर्टिकल 29 और 30 में क्या है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप अपनी चॉइस का एस्टेब्लिश कर सकते हो, ये आपका राइट है, करेक्ट। सो आर्टिकल 29 एंड 30, ओके ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट 29 30 हमें समझ में आया। आर्टिकल 31 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट टू प्रॉपर्टी थी, उसको हमने हटा दिया, 44th अमेंडमेंट 1978, और आर्टिकल 300 कैपिटल ए में इसको डाल दिया, राइट, इसको प्लेस किया, ट्रांसफर्ड, हैज बीन ट्रांसफर्ड एज आर्टिकल 300 कैपिटल ए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी जितनी भी मैंने आपको एक कहानी सुनाई 14 से लेकर 31 और 30 तक। तो अब अगर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो डॉक्टर साहब कौन है? तो ये आपके डॉक्टर साहब हैं। ये आपको रेमेडीज दे रहे हैं कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो यू कैन मूव डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, you can move directly high court according to article 226, and that's why डॉक्टर अंबेडकर ने इसको बोला हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट ना बोल के हम उसको बोलेंगे रेमेडीज ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है? 14 से 30, 31 हट गया, एंड 32 रेमेडीज है। तो आई थिंक होप आपको समझ में आ गया होगा। और फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, करेक्ट, यूएसए से। चलो अब हम जल्दी से आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं, राइट टू एजुकेशन भी हमें बाद में दिया गया। 86 अमेंडमेंट 2002 में हमें एजुकेशन का एक राइट मिला, क्योंकि फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट्स होते रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 86 2002 में अमेंडमेंट एक्ट था। और इसमें क्या था कि आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी 6 से 14 साल के बच्चों को, ये आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हमारा फंडामेंटल राइट बना। 2009 में ये पास हो गया बिल, और 2010 में एग्जीक्यूट हुआ। तो एक्ट 2002 का कहलाता है, लेकिन इनेक्ट हुआ 2009 में जब सिग्नेचर हुए, एग्जीक्यूट हुआ 2010 में। एंड 135 फिफ्थ कंट्री इंडिया बन गया था जिसने राइट टू एजुकेशन का राइट एज ए फंडामेंटल राइट दिया अपने सिटीजन को। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 25% रिजर्वेशन इसमें मिलेगी फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, करेक्ट। तो 6 से 14 साल के बच्चों को जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, उसमें 25% रिजर्वेशन होगा डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, और इसको हमने कहाँ पे ऐड किया? 21 कैपिटल ए में, राइट टू एजुकेशन। तो जैसा मैं आपको बता भी रहा था कि 21 को काफी इलेबोरेट किया, उसमें राइट टू एजुकेशन भी हमने ऐड किया, करेक्ट। चलो अब हम बात करते हैं डीपीएसपी की। लेकिन उससे पहले, जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो स्टूडेंट कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि सर एक होता है फंडामेंटल राइट और एक होता है ह्यूमन राइट। तो ये ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया 1993 में। अब रीजन क्या है, इतनी लेट क्यों बनाया? हिंदुस्तान तो आजाद हुआ 47 में, हमें 40-50 सालों के बाद क्यों ध्यान आया कि हमें अपना राइट कमीशन बनाना है, ह्यूमन राइट?
क्या इससे पहले ह्यूमन के राइट के बारे में सरकार ने कभी नहीं सोचा? 4750 में क्यों नहीं बनाया? तो उसका आंसर बता देता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल का क्वेश्चन है। यूपीएससी के एस्पिरेंट से कई बार पैनल ये क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको भी पता हो। 1991 में अगर आप लोगों को आइडिया हो तो एलपीजी की पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। हमने अपने देश के दरवाजे ओपन कर दिए और हम आ गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पहले हमारी कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्लोज द डोर। फिर हमने 91 में ओपन द डोर किया। हमने मिस्टर जॉनसन, मिस्टर सिम्पसन, ब्रदर एलेक्स सबको बुलाया, फॉरेनर्स को, कि सर आओ पैसा इन्वेस्ट करो। तो हमें ये लगा कि यार अब फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं ऑल ओवर कंट्री, तो अब हमें अपने ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है। इस वजह से हमने 93 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना दिया, करेक्ट। अब ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको अभी बता दूं कि अभी हमारे एनएचआरसी के चेयरमैन कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, जो हमारे फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, करेक्ट। इससे पहले एचएल दत्तू थे। तो ये क्लॉज है कि जो भी एनएचआरसी का चेयरमैन होगा या तो वो सीजेआई होगा फॉर्मर, और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बाकी मेंबर्स क्या कौन होंगे? फॉर्मर सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वैसे कहते हैं कि 1+4, कुल मिला के 5 लोगों की टीम होती है। उसमें से एक तो चेयरमैन हो गया जो सीजीआई हो, फॉर्मर या जज। एक आपका इसमें से जज हो सुप्रीम कोर्ट का, फॉर्मर। एक हाई कोर्ट का जज हो, फॉर्मर, करेक्ट। और 2 मेंबर ऐसे हो जिनको थोड़े बहुत अच्छे से नॉलेज हो ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिनका एक्सपर्टीज हो, करेक्ट। तो ये 5 लोगों की टीम है एनएचआरसी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि इनका चेयरमैन कौन होगा, यानी सॉरी इनका टेन्योर और इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया इसको। अब बात आती है इनका टेन्योर। तो इनका टेन्योर होगा 3 इयर्स और 70 ईयर एज, जो भी पहले आ जाए उस पर रिटायर हो जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। और प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन ऑन एनी मेंबर फ्रॉम द ऑफिस अंडर सम सर्कमस्टांसेस। और इनको रिमूव करने का राइट किसके पास होगा? प्रेसिडेंट। तो भी मुझे एनएचआरसी में 3 बातें समझ में आ गई। एनएचआरसी फॉर्म हुआ 93 में, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बाकी मेंबर फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर सीजे ऑफ द हाई कोर्ट, और 2 मेंबर्स जिनको एक्सपर्टीज हो ह्यूमन राइट्स को लेकर। टेन्योर 3 इयर्स और इनकी एज रिटायरमेंट की 70 ईयर, करेक्ट। जो भी पहले आ जाए उस पर रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, ये समझ में आया। प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। मैं आपको ये बता दूं कि ह्यूमन राइट एक्ट को थोड़ा सा अमेंड किया था मोदी गवर्नमेंट ने। 93 का ये एक्ट था, उसके बाद 2019 का एक्ट आया, उसी में ये प्रोसेस था। वो पहले 5 साल का टेन्योर था, इस 2019 के बिल में इसको 3 ईयर का टेन्योर इन्होंने कर दिया। और पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई ही होगा चेयरमैन, बट राइट नाउ the former judge of the Supreme Court can also become the chairman of the NHRC। तो ये कुछ चेंजेस किए, कुछ सम इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो मैंने इसमें मेंशन करे। लेकिन मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई। चेयरपर्सन फॉर्मर जज भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी सीजीआई फॉर्मर, करेक्ट। और टेन्योर पहले 5 साल था, अभी 3 साल कर दिया, वो जो मैंने आपको भी समझाया, करेक्ट। अब आते हैं स्टेट की बात करते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी होता है एक, और सेम उसका भी एक्ट 1993 का है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की अगर बात करें तो इसमें 3 मेंबर बॉडी होगी है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, SHRC, राइट। तो चेयरपर्सन शुड बी अ रिटायर्ड CJ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, करेक्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। फिर उसके बाद बाकी 2 मेंबर, रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड जिसको एक नॉलेज हो रिलेटेड टू ह्यूमन राइट। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वेरी सिंपल, 3 मेंबर बॉडी। फर्स्ट चेयरपर्सन रिटायर्ड CJ ऑफ द हाई कोर्ट, रिमेनिंग 2 मेंबर रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट, और एक ऐसा मेंबर जिसको नॉलेज हो, एक्सपर्टीज हो ह्यूमन राइट की, करेक्ट। तो ठीक है, डन। लेकिन अब बात आती है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो जैसे वहां प्रेसिडेंट करता है, यहाँ पे गवर्नर ऑफ द स्टेट, लेकिन वो किससे पूछेगा? चीफ मिनिस्टर से पूछकर करेगा। एक कमेटी बनेगी, चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करेगा, गवर्नर उसको अपॉइंट करेगा, करेक्ट। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर, स्टेट का होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और अगर कहीं पर डबल हाउस है, 2 हाउस, तो उसके भी मेंबर, चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ सेकंड हाउस भी उस टीम में मेंबर होंगे जो इन 3 को अपॉइंट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे
कि ये टीम इन 3 लोगों को अपॉइंट करेगी। अपॉइंट वैसे कौन करेगा? गवर्नर, लेकिन वो किसके रिकमेंडेशन पे? इस टीम की रिकमेंडेशन। और इस टीम में कौन होगा? सीएम, विधानसभा का ऑपोजिशन लीडर एंड स्पीकर, और अगर विधान परिषद है लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन इट्स स्पीकर एंड ऑपोजिशन लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। दैट्स ऑल। तो ये बताओ कि पहले ये पॉइंट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने पार्ट 1 देखा, वी डिस्कस पार्ट 2, वी डिस्कस पार्ट 3, वी डिस्कस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वी डिस्कस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज अभी हमारा रिमेनिंग है, विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। सो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं एंड सो दैट कि आप उनका आंसर मुझे दे सकें। एंड आई थिंक आप लोगों को अगर यहां तक क्लियर है तो शुड आई आस्क सम क्वेश्चंस और एनी कंफ्यूजन इन एनी पॉइंट प्लीज टेल मी, आई विल tell you again. Should I ask some questions related to today's topic? Yes, sir. Okay, thank you. Right. तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपसे पूछा था। अब ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। तो प्लीज गिव द आंसर, रीड इट केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। Sir, invisys Okay, के so meaning क्या Deepika होता है? Mishra का आंसर C है, Anshika, Gritika, Siddharth, and C. maximum student giving C. And what about Sarthak and Isha and Rahman and other students? Okay, तो ठीक है, ऋत्विक ने भी आंसर दिया C. Let me check. देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से पॉइंट आते हैं? तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, यस। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, करेक्ट है। लेकिन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो हमारा आर्टिकल 17 है ना। एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज तो हमने करा ही है, 19 एंड 29 एंड 30 है। तो उसका मतलब बड़ा सिंपल है, इसका आंसर होगा सी, नो डाउट एट ऑल। वेरी गुड शुभम, नीरू एंड अदर स्टूडेंट्स, करेक्ट वन। वेरी गुड। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. सो प्लीज गिव द आंसर क्वेश्चन नंबर 7. One and two. Yes. ओके, सो वेल आंसर आ चुका है। रहमान का आंसर है ए। तो आई थिंक होप रहमान क्वेश्चन नंबर 7 का ही आंसर दे रहा है ए। बट कृतिका ने बोला है सी। कृतिका डज नॉट एग्री विद रहमान। एंड व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? अपर्णा 7C। ओके, अंशिका ने आंसर दिया है 2D। तो इट मींस लिटिल बिट कंफ्यूजन। ठीक है, चेक करते हैं, देखते हैं आप लोग सही हैं गलत। शुभम ने बी दिया है आंसर। ओके, तो सबने अलग अलग आंसर है सबके। नीरू सिंह का ए है। ठीक है, देखते हैं आप लोगों ने कितने सिंसियरली सुना मेरे को और कितने सिंसियरली आपने रीड किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख लो, द राइट ऑफ एजुकेशन एंड कंपल्सरी फ्री एजुकेशन इज एन एक्ट इनेक्टेड इन 2009। करेक्ट है जी, ये तो करेक्ट। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये वाला स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, बिकॉज 8 to 14 मेंशन है इसमें, जबकि वो 6 to 14 है। दैट्स व्हाई रॉन्ग। 135 कंट्री इंडिया बन गया 2010 में, वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे 25% रिजर्वेशन था। दैट्स व्हाई रॉन्ग। तो आई थिंक करेक्ट बताना है, तो आंसर होगा 1 and 3, and 1 and 3 means C. Very good, all those students, those give the answer statement question number 7, C option. Very good everyone, correct. I think hope आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। come to next, question number 8 पर आते हैं। So please read it carefully and then give the answer. Question number 8, National Human Rights Commission. Anshika Sharma 6C and 3D। ये लोग तुम लोग क्या क्या क्वेश्चन लिख रहे हो?
8, क्वेश्चन नंबर 8 मेंशन करो प्लीज। कृतिका सी, स्मृति सिंह 6C। दीपिका मिश्रा ने बोला 8C। ओके, लेट मी चेक। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ आंसर आप सही हैं गलत। द चेयरमैन एंड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और until they attain the age of 16 year, whichever is earlier. करेक्ट है, साउंड गुड। PM can remove the chairman. No, president can remove the chairman of NHRC. And NHRC have the power of prosecution. No. ओनली कंसल्टिंग बॉडी है जो डायरेक्ट करती है गवर्नमेंट को और कोर्ट को कि सर प्लीज सी द मैटर। आप लॉ के स्टूडेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर 3। इसके पास कोई प्रोसिक्यूशन की अथॉरिटी नहीं है, ओनली ये इंस्ट्रक्ट करती है गवर्नमेंट को और जुडिशरी को कि सर प्लीज सी द मैटर, पुटिंग प्रेशर डालती है। करेक्ट, तो दैट्स व्हाई रॉन्ग। So only one is the right answer and the right answer is, I think, hope you got it, question number 8C, correct? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। नॉट करेक्ट पूछा है। ओके, यस, सॉरी, माय मिस्टेक, नॉट करेक्ट है, तो देन आंसर होगा 2, 3 एंड द राइट आंसर इज डी। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड कृतिका, एंड दोज स्टूडेंट गिव आंसर डी, वेरी गुड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, तो प्लीज गिव द आंसर क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सो अपर्णा ने सी आंसर दिया, स्मृति सिंह सी, एंड यस, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? ओके, दीपिका का आंसर सी है, शालिनी का आंसर सी है, ओके, एंड यस, नीरू सिंह सी। ओके, ठीक है, इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो देखो, गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड अदर members on the recommendation of a prime minister. No, on the recommendation of CM. तो पहले तो ये गलत हो गया। The chairman of State Human Rights Commission is former judge of the Supreme Court. ये भी गलत है, former judge of the High Court. The chairman and other leaders of the opposition of Legislative Council would not be the member of the committee in case the state has Legislative Council. मैंने आपको बताया कि अगर दूसरा हाउस है उस स्टेट में, तो उस स्टेट का स्पीकर और ऑपोजिशन लीडर भी मेंबर होगा उस टीम का, जो टीम अपॉइंट करेगी 3 मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये भी रॉन्ग है, और इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा आर करेक्ट, तो नन, एंड द राइट आंसर इज डी। तो मेरे ख्याल से आप में से किसी ने भी इसका आंसर डी नहीं दिया, तो आई थिंक, बट होप यू गॉट इट, व्हाई द आंसर इज डी, क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, लेकिन जस्ट वाइल्ड गेस अगर आप लगाना चाहो तो प्लीज टेल द आंसर। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में क्या डिफरेंस होता है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है, दैट इज द क्वेश्चन। Okay, so Aparna Mishra is very fast and giving answer 10A. Okay, and Siddharth also 10A, and Rahman also 10A, Sarthak 10A. Okay, Rahman, Shalini A, Ritvik, Soumya A. Okay, let me check. देखते हैं, चेक करते हैं। The fundamental right mainly protect the right of individual, यहाँ तक तो सही है। The DPSP ensure well-being of the entire society, है ना, पूरी सोसाइटी के लिए डीपीएसपी बने हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटल राइट आर नॉट जस्टिफिएबल और जस्टिशिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नो, ये तो हम बोल ही रहे सुप्रीम कोर्ट में, यू कैन मूव अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, बल्कि डीपीएसपी में अगर स्टेट कुछ काम नहीं करता तो दीज आर नॉट जस्टिशिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो डीपीएस ये थोड़ा रिवर्स हो गया, तो दैट्स व्हाई रॉन्ग स्टेटमेंट है। और फंडामेंटल राइट रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, कि ऐसा मत करना, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और डीपीएसपी गवर्नमेंट को बोलते हैं कि प्लीज डू वेलफेयर फॉर द स्टेट, फॉर द सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है। ये इंसिस्ट करते हैं, वो रेस्ट्रेन करते हैं, वेरी गुड, करेक्ट है। 1 and 3 करेक्ट है, एंड द राइट आंसर इज ए। तो लेट मी क्लैप फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज गेव आंसर ए। तो जल्दी से आप मेरे को बताओ 5 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं आउट ऑफ 5? How many questions you scored and gave correct answers?
तो कोई है ऐसा? दीपिका, ओके, वेरी गुड, 3, एंड स्मृति सिंह 3, शुभम गर्ग 3, वेरी गुड, करेक्ट है. सो लेट मी क्लैप फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज स्कोर्ड एटलीस्ट 2. अगर 2 भी क्वेश्चन आपके ठीक है ना आउट ऑफ 5, तो बिल्कुल उनके लिए क्लैपिंग बनती है. वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई थिंक होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. हम मिलते हैं अपनी ओ वेरी गुड सार्थक के 4 क्वेश्चंस ठीक है आउट ऑफ 5. लेट मी क्लैप फॉर सार्थक, वेरी गुड सार्थक, करेक्ट. So thank you very much students. So this is all about our third class of polity, and I will share the notes up to this topic, and फिर हम अपनी आगे की क्लासेस में और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. थैंक यू वेरी मच. ओके, टाटा, बाय बाय. कोई क्वेश्चन आपका हो, कोई बात आपको आज की क्लास में ना समझ में आई तो प्लीज आस्क. सर इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे वो भी आप कराएंगे या हम खुद प्रैक्टिस करेंगे? इससे रिलेटेड? एमसीक्यूज किससे रिलेटेड? जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं प्रैक्टिस के लिए, हाँ, वो वो आप सब हम कराओगे? करेंगे, अभी सब डिस्कस करेंगे. फंडामेंटल राइट से रिलेटेड और जो भी एमसीक्यूज होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो सर पिछले साल बीएचयू का सीयूईटी पीजे के थ्रू एग्जाम हुआ था सर, एंट्रेंस किसका? बीएचयू का. हाँ हाँ, सर वो क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था, मैं गूगल किया तो मुझे नहीं आइडिया लगा. तो अच्छा, होगा एक बार आप ना महक मैम से पूछना. महक मैम के पास है शायद उसका क्वेश्चन पेपर ना. ओके. थैंक यू. ठीक है, ओके, बाय बाय.